नमस्कार मित्रों, अभ्यास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। हिंदी के लिए आज हम लेकर आए हैं सीटेट जनवरी 2024 का सॉल्व पेपर जो आपकी तैयारी में मदद करेगा। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात है, इसमें आपको गद्यांश और पद्यांश दो तरह के बहुत ही इजीली जहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे सेगमेंट आपको दे रखे हैं। उनको बड़े ध्यान से करना है। जिनकी स्पीड अच्छी है, अच्छी तरह से वो पढ़ते और समझते हैं, तो वो उन्हें पूरा जो है एक बार सरसरी नज़र से पूरे पैसेज को पढ़ लेना है। जिससे कि जब आप क्वेश्चन टिक लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कहाँ उस सेगमेंट में किस पार्ट में पूछा गया है। बाकी जिन लोगों के लिए अगर टाइम लगता है पढ़ने में, थोड़ा देर लगती है, तो वो पहले क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, उसके बाद उनको उसमें ढूंढ सकते हैं। मैं एक बार इसको सरसरी नज़र में पढ़ दे रहा हूँ पद्यांश के लिए। पद्यांश में बोला है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि, विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। प्रश्न हमारा पूछ रहा है 91 में, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य है। ऑप्शन 2 है विचारों और भावों की पवित्रता। तीसरा है शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता। चौथा है शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता। तो 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, विचारों और भावों की पवित्रता। क्योंकि आपकी सीधी सी बात इसमें दे रखा है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार भी आंतरिक स्वच्छता, और आंतरिक स्वच्छता में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मन के शुद्ध और सात्विक विचार। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 92 पे। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का आशय क्या है। ऑप्शंस हैं, बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक हैं। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है। तो इसमें आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 93। बुनियादी में प्रत्यय है ई यानी छोटी ई, दी, यादी या बड़ी ई। इसमें आपको पता है प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। बुनियाद प्लस ई तो हो जाता है बुनियादी, यानी बुनियाद में अगर ई जुड़ जाएगा तो बुनियादी हो जाएगा। तो इसलिए इस 93 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बड़ी ई। बढ़ते हैं 94 पे। समूह से भिन्न शब्द है स्वच्छ, स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान। तो 94 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्वच्छ, क्योंकि बाकी सभी में प्रत्यय एक तरह से जुड़ा हुआ है इसलिए। उपसर्ग प्रत्यय का जैसे सम और मान, सम्मान, निर्मल और ता, निर्मलता, स्वच्छ और ता, स्वच्छता, और स्वच्छ में ऐसा कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 95 है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है शिक्षा, निर्मल विचार, शांति, प्रेम। आंतरिक स्वच्छता से इनमें से क्या संबंध नहीं है। देखो, निर्मल विचार भी है, शांति भी है और प्रेम है, और इसी पैसेज में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है। इसलिए इस ऑप्शन सही कौन सा हो गया, शिक्षा। यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे नहीं लिखा था। प्रश्न नंबर 96 है, बुनियादी आवश्यकता है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। तो सही आंसर जो है 96 का हो गया 4, बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों और साथ में आपकी निर्मलता। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 पर। विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। विधान के साथ अगर आप इक जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। इसमें ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, वैधानिक, विधानिक, विधानिक, वैधानिक। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 वैधानिक। प्रश्न नंबर 98 है, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं, विशेषण विशेष्य होता क्या है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और आपको विशेषण के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं कि एक विकारी शब्द है, और आपको पता है ये 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के प्रकार होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, इसके अलावा आपका हो गया परिमाणवाचक और संकेतवाचक। 4 तरह के ये होते हैं विशेषण। अब बढ़ते हैं प्रश्न पर लौटते हैं। इसमें से किसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन है जन्मजात गुण, नंबर 2 है बाह्य स्वच्छता, नंबर 3 है बुनियादी आवश्यकता, नंबर 4 है शिक्षा, पर्यावरण। तो देखिए यहाँ पे जन्मजात गुण ये बिल्कुल मैच कर रहा है आपका, तो ये भी संबंध है इन दोनों में। बाह्य स्वच्छता, किस तरह की स्वच्छता, बाह्य, तो ये भी यहाँ पे संबंध है आपका विशेषण और विशेष का। बुनियादी आवश्यकता यानी आवश्यकता कैसी, बुनियादी वाली, तो यहाँ पे भी विशेषण और विशेष का संबंध है। किसमें नहीं है, शिक्षा और पर्यावरण का यहाँ पे कोई संबंध विशेषण और विशेष वाला नहीं है। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा, पर्यावरण। प्रश्न नंबर 99, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, मन में कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना।
तो 99 में आपको देखिए मन के बुरे भावों को दूर करना, यही स्वच्छता है आंतरिक। सही ऑप्शन हो गया आंसर नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आती है आपके लिए कविता। दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। जो भी कविता आप है उसको एक बार पढ़ेंगे तो उसका मूल भाव क्या है, कविता क्या कहना चाह रही है, वो एक बार जरूर आपको पढ़ने से आसानी मिल जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। बहुत ही शानदार कविता है। अब जरा इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला आया स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, स्व प्लस अभिमान, स्व प्लस भिमान, स्व प्लस भिमान या स्व प्लस अभिमान। आपको पता है इसमें तो कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं, पहला ही ऑप्शन सही है, स्व प्लस अभिमान स्वाभिमान। प्रश्न नंबर 1 से 1 है, कविता में किस छल की बात की गई है। ऑप्शंस हैं व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने के, नंबर 2 व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के, नंबर 3 व्यापारी बन मिलावट करने के, नंबर 4 व्यापारी बन पैसों का हेर फेर करने के। तो सीधी सी बात है, जो भी कविता है उसका मूल भाव यही है जो आपको दे भी रखा है इसमें, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। राज करना मतलब एक तरह से हमें गुलाम बना लिया। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। प्रश्न नंबर 102 है, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया। व्यापारी वर्ग के सहयोग को, वीरों की कूटनीति को, वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, वीरों के बलिदान को। तो सीधी सीधी बात है, इसमें लास्ट ऑप्शन नंबर 4 सही है क्योंकि आपका दे भी रखा है। लास्ट वाली लाइन जब आप पढ़ेंगे, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। प्रश्न नंबर 103 है, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। नीति में ऐसा क्या जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए, सीधी सी बात ही है। और ये पीछे जोड़े जाते हैं, प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। इसमें दिया है 101 मतलब पहला ऑप्शन है ई, फिर है ता, फिर है ई, फिर है इक। तो 103 में अब जब आप जोड़ोगे नीति से क्या बन जा सकता है, नीति से बन सकता है नैतिक। नैतिक बनाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें इक। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन 4 इक। प्रश्न नंबर 104, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है। अब इसमें देख लीजिए लंबी बात कहाँ पे की गई है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। अब इसमें ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लंबी चली लड़ाई थी, वीर शहीदों के बलिदान से, कीमत बड़ी चुकाई थी, गौरव पाया अपने अभिमान स्वाभिमान से। 104 में पहली बात ही सही है, इसमें लंबी चली लड़ाई थी। प्रश्न नंबर है आपका अगला 105, देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा धन दिया गया, शस्त्रों का निर्माण किया गया, अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई। देश की आज़ादी के लिए क्या किया गया, लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। इसलिए 105 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 अपने जीवन की आहुति दी। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। अब हिंदी की जो पैडागोजी है वो यहाँ से शुरू होती है। 15 क्वेश्चन आपके ये अनसीन पैसेज से आते हैं, उसके बाद ये 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपकी पैडागोजी पे होते हैं बेस्ड। अब सारे क्वेश्चन जो होंगे पैडागोजी बेस्ड होंगे। ऑप्शंस पढ़ते हैं। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना। देखिए यहाँ पे सबसे वही बात है कि हमें कोई चीज़ रटानी नहीं है, कोई चीज़ हमें याद नहीं करानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया इसका। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना ये गलत बात है। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत गीत अलापना किसके तरीके हैं। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य रचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 शब्द और वाक्य रचना को कंठस्थ करने के। ये नहीं है कि बच्चा ये सब शब्द और वाक्य रचना को कंठस्थ नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली अपनी अभिव्यक्ति को दे रहा है और अपनी शब्दावली को समृद्ध कर रहा है, उच्चारण का एक तरह से अभ्यास कर रहा है। प्रश्न नंबर 108, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें। जैसे क्या तुम तैर सकते हो गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। निष्क्रिय श्रवण है, मौखिक प्रवाह अभ्यास है, नियंत्रित मौखिक अभ्यास है, स्वच्छंद बोलना है। तो प्रश्न नंबर 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, मौखिक प्रवाह अभ्यास है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 109 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के बारे में सही नहीं है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक जो आ रहे हैं वो सही नहीं वाले काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनका बड़ा ध्यान रखना है आपको। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। दूसरा है
शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। नंबर 3 है पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 4 है अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, देखिए पहला ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। 109 का ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। यहाँ पे किस किस के बीच रिलेशन पूछ रहे हैं, अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध। तो ध्वनि विज्ञान निर्देश, समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुपात, स्थिति परक उपागम, ये आपकी क्या है, ध्वनि विज्ञान निर्देश है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 111 पर, कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। श्रव्य भाषिक विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि। तो प्रश्न नंबर 111 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संप्रेषणात्मक उपागम। प्रश्न नंबर 112 है, कौन सा उपागम या विधि बच्चों की भाषा की कक्षा में उनकी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। ऑप्शंस आपके हैं श्रव्य भाषिक विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं। इसमें बार बार जो है लिखित और मौखिक अभ्यास के द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अविकल्पना का नहीं है। तकनीकी सिद्धांत, पाठचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही है, मूर्त सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अविकल्पना का पार्ट नहीं है। प्रश्न नंबर हो गया आपका 114, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा की सजावट करके, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके, मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। देखो जहाँ पे विकास के विभिन्न आयाम आ जाएंगे तो समझ जाइए वो ऑप्शन ज़्यादा सॉलिड है बाकी अन्य ऑप्शन की अपेक्षा, क्योंकि हमारा मेन काम यही है बच्चों के, हम एक तरह से फैसिलिटेटर हैं और बच्चों को जितने भी डायमेंशंस हैं अलग अलग डायमेंशन में उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, यही हमारी शिक्षा का मूल आधार है। इसलिए 114 का जो है ऑप्शन नंबर सही हो गया 4, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। प्रश्न नंबर 15 है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, यानी जुड़ते हैं जब मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर निर्भर होता है या विकास पर होता है। ऑप्शन 2 है, वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। तीसरा है, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। चौथा है, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। तो इसमें देखिए हमारा मेन उद्देश्य ये बच्चे अपनी समस्त इंद्रियों का प्रयोग करें और साथ में उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो, चाहे जो भी हो, हैंड आई हैंड ईयर जो है सारे कोऑर्डिनेशन में काम करें सारे अंग, जिससे कि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो। इसलिए 115 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण में है? सहपाठी मूल्यांकन, प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, प्रूफ रीडिंग। प्रश्न नंबर 117, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध में, ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रभाव में, दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। यही सही आंसर है कि भाषा का एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसकी डिकोडिंग आनी चाहिए, तभी आपको उसमें निपुणता मानी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 118, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? चयनित ऑप्शन है, पहला है, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए खुरदरी होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों द्वारा ही टीएलएम बनाओ, ये यहीं पर गलत हो गया। चयनित सामग्री उस आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। अगला देखते हैं, चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों की जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग में पर्याप्त अवसर दे। अगला है, चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिसमें आसानी से बदला जा सके। तो तीनों बातें ठीक है नीचे वाली तो, और पहली वाली गलत है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही है नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये हमें सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 119 पर। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने कक्षा में पठन कोना यानी रीडिंग कॉर्नर जिसको कहते हैं सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? ऑप्शंस आपके हैं। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या को लक्ष्य को संशोधित करने में मदद करेगी? तो प्रश्न नंबर 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने और बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 120 पर। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास कराना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना। तो प्रश्न नंबर 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। बहुत बहुत धन्यवाद।